यूनाइटेड अरब अमीरात्स में एक ब्रिटिश फ्लाइट अटेंडेंट को सिर्फ एक तस्वीर शेयर करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि 25 साल की इस कैबिन क्रू मेंबर ने दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास हुए ड्रोन हमले की एक तस्वीर अपने प्राइवेट व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर की थी और साथियों से पूछा था कि क्या एयरपोर्ट से गुजरना सुरक्षित है। लेकिन इसके बाद यूएई अधिकारियों ने उसका फ़ोन चेक किया और उसे कड़ी साइबर क्राइम कानूनों के तहत चार्ज कर लिया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक अब उसे 2 साल की जेल और तकरीबन $50,000 से ज़्यादा का जुर्माना झेलना पड़ सकता है। ये मामला अकेला नहीं है, बल्कि 28 फरवरी से शुरू हुए यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल की ईरान के खिलाफ जंग के बाद ऐसे कई केस सामने आए हैं। मानवाधिकार संगठनों के मुताबिक दर्जनों ब्रिटिश नागरिक, जिनमें टूरिस्ट, एक्सपेक्ट और एविएशन स्टाफ शामिल हैं, सिर्फ मिसाइल या ड्रोन हमलों की तस्वीरें या वीडियो बनाने और शेयर करने पर हिरासत में लिए गए हैं। डिटेन्ड इन दुबई नाम की संस्था का कहना है कि ऐसे मामलों की संख्या 70 तक हो सकती है। एक और मामले में 60 साल के ब्रिटिश टूरिस्ट को सिर्फ वीडियो रिकॉर्ड करने पर पकड़ लिया गया, जबकि उसने पुलिस के कहने पर वीडियो डिलीट भी कर दिया था। यूएई के अटॉर्नी जनरल ने साफ चेतावनी दी है कि संकट के समय किसी भी तरह का कंटेंट शेयर करने पर तुरंत आपराधिक कार्रवाई होगी। ये कार्रवाई ऐसे समय हो रही है जब दुबई खुद को एक ग्लोबल टूरिज्म बिजनेस और डिजिटल क्रिएटर्स के हब के रूप में पेश कर रहा है। लेकिन अब सवाल उठ रहा है कि क्या ये सख्ती उसी अंतर्राष्ट्रीय छवि को नुकसान पहुंचा सकती है। जानकारों का कहना है कि बड़ी संख्या में विदेशी आबादी पर निर्भर इस देश में ऐसे कदम सभी समुदायों को प्रभावित कर सकते हैं, जो इसकी अर्थव्यवस्था की एक रीढ़ की हड्डी है। कुल मिलाकर जंग का असर अब सिर्फ मैदानों तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि लोगों की अभिव्यक्ति और डिजिटल आज़ादी पर भी इसका सीधा असर। ईरान में सरकार द्वारा लगाया गया इंटरनेट ब्लैकआउट अब दुनिया का सबसे लंबा राष्ट्रीय इंटरनेट शटडाउन बन चुका है। ग्लोबल मॉनिटर नेट ब्लॉक्स के मुताबिक 28 फरवरी को जब यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल ने ईरान पर हमले शुरू किए, उसके बाद से देश की इंटरनेट कनेक्टिविटी सिर्फ लगभग 1% पर आ गई है। यानी पूरा देश लगभग डिजिटल अंधेरे में चला गया है। हालात ये हैं कि 2026 के ज़्यादातर महीनों में आम लोग इंटरनेट से पूरी तरीके से कटे रहे हैं और सिर्फ एक सीमित सरकारी इंटरनेट ही काम कर रहा है, जिसमें केवल सरकारी खबरें और कुछ बेसिक सर्विसेज मिल पा रही हैं। नेट ब्लॉक्स ने साफ कहा है कि दुनिया में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी देश के पास इंटरनेट था और फिर उसे पूरी तरीके से बंद करके एक नेशनल नेटवर्क पर ला दिया गया। हालांकि पहले म्यांमार, सूडान, कश्मीर और टाइग्रे जैसे इलाकों में लंबे ब्लैकआउट हुए हैं, लेकिन इतने बड़े लेवल पर पूरे देश को ऑफलाइन नहीं किया गया। यहाँ तक कि रशिया यूक्रेन वॉर और गजा स्ट्रिप के युद्ध में भी ऐसा नहीं देखा गया। इस इंटरनेट बंदी का असर अब सीधे लोगों की ज़िंदगी पर दिख रहा है। कारोबार ठप हो रहा है, हज़ारों लोगों की नौकरियां जा चुकी हैं। अराज शहर में काम करने वाले एक टेक डिज़ाइनर ने बताया कि पहले जनवरी में छटनी से बच गया था, लेकिन अब दूसरी लहर में नौकरी ही चली गई। वहीं तेहरान की एक कंपनी के डेटा एनालिस्ट ने बताया कि कंपनियां अब सिर्फ 3 महीने के कॉन्ट्रैक्ट दे रही हैं, क्योंकि भविष्य को लेकर भारी अनिश्चितता है। हालात इतने ख़राब हैं कि लोग आपस में मिलकर जानकारी शेयर कर रहे हैं, क्योंकि इंटरनेट ही नहीं है। कुछ लोग महंगे प्रॉक्सी के ज़रिए थोड़ी देर के लिए इंटरनेट चला पा रहे हैं, लेकिन वो भी तुरंत बंद कर दिया जाता है। सरकार के प्रवक्ता फातिमा मुहाजरानी ने कहा कि केवल उन्हीं लोगों को इंटरनेट दिया जा रहा है जो सरकार की आवाज़ बाहर पहुंचा सके, यानी आम जनता लगभग पूरी तरीके से कट चुकी है। दूसरी तरफ युद्ध के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के पावर प्लांट और ब्रिज को निशाना बनाने की चेतावनी दे दिया, ताकि इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉप्स पर दबाव बनाया जा सके। उधर सरकार अब इंटरनेट प्रो नाम का नया सिस्टम लाने की तैयारी कर रही है, जिसमें पैसे देकर सीमित ग्लोबल इंटरनेट मिलेगा, यानी भविष्य में भी इंटरनेट पूरी तरीके से खुलने की उम्मीद कम है। इस बीच लोग बिजली और पानी जैसी बुनियादी ज़रूरतों को लेकर भी परेशान हैं, क्योंकि अगर बिजली गई
तो पानी की सप्लाई भी रुक सकती है। कुल मिलाकर ईरान इस वक्त सिर्फ जंग ही नहीं बल्कि डिजिटल और आर्थिक संकट के सबसे बड़े दौर से गुजर रहा है, जहां आम इंसान सबसे ज़्यादा प्रभावित हो रहा है। खबर है नेपाल से, जहां ऊर्जा संकट के चलते सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए कामकाजी हफ्तों को 6 दिन से घटाकर 5 दिन कर दिया है। अब सरकारी दफ्तर और शैक्षणिक संस्थान सिर्फ सोमवार से शुक्रवार तक खुलेंगे और शनिवार के साथ रविवार भी छुट्टी रहेगी। ये फैसला एक आपातकालीन कैबिनेट बैठक में लिया गया है। सरकार के प्रवक्ता सस्मित पोखरल ने कहा कि ईंधन की कमी और असहज हालात को देखते हुए ये कदम उठाया गया है। दरअसल ये पूरा संकट यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल द्वारा ईरान पर शुरू की गई जंग के बाद पैदा हुआ, ये हम सभी जानते हैं, जिसने पूरी दुनिया के तेल बाजार को हिला कर रख दिया था। नेपाल जो करीब 3 करोड़ की आबादी वाला लैंड लॉक देश है, उसके पास खुद का कोई ऑयल रिसोर्सेज नहीं है और वह लगभग पूरी तरह इंडिया पर निर्भर है। ऐसे में जैसे ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल महंगा हुआ, इसका सीधा असर नेपाल पर पड़ा। हालात ये हैं कि एविएशन फ्यूल की कीमतें लगभग दोगुनी कर दी गई हैं और नेपाल ऑयल कॉरपोरेशन को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। सरकार ने लोगों से ईंधन बचाने की अपील की है और कुकिंग गैस के सिलेंडर भी आधे भरकर बेचे जा रहे हैं ताकि जमाखोरी को रोका जा सके। वहीं एयरलाइंस कंपनियों ने किराया बढ़ा दी है, जिससे टूरिज्म सेक्टर पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है, जो नेपाल की अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता है। उधर सरकार पेट्रोल और डीजल वाहनों को इलेक्ट्रिक में बदलने के विकल्प पर भी विचार कर रही है, लेकिन अभी कोई साफ योजना सामने नहीं आई है। कुल मिलाकर मिडल ईस्ट की जंग ने अब नेपाल जैसे छोटे देशों की अर्थव्यवस्था और आम जनता की जिंदगी को सीधे प्रभावित करना शुरू कर दिया है और आने वाले दिनों में हालात और ज़्यादा कठिन हो सकते हैं, नेपाल के और दूसरे देशों के भी। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर कई चौंकाने वाले बयान दिए हैं। ट्रंप ने ईस्टर के दिन एक इंटरव्यू में कबूल किया है कि यूनाइटेड स्टेट्स ने जंग शुरू होने से पहले ही ईरान के अंदर प्रदर्शन कर रहे लोगों को गुप्त तरीके से हथियार पहुंचाने की कोशिश की थी, उस वक्त जब यूरोप में अमेरिकी और ईरानी अधिकारी बातचीत की मेज़ पर बैठे थे। ट्रंप ने बताया कि ये हथियार खुर्द नेटवर्क के जरिए भेजे गए थे, लेकिन वो अपने असली लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाए और शक है कि रास्ते में कुर्दों ने उन्हें रोक लिया। यह बयान उस समय आया है जब पहले से ही खबरें थीं कि CIA ईरानी कुर्द समूह के साथ काम कर रही थी ताकि ईरान के अंदर अस्थिरता पैदा की जा सके। ट्रंप ने पहले यहाँ तक कहा था कि अगर कुर्द लड़ाके इराक से सीमा पार कर ईरान पर हमला करें तो ये बेहद अच्छा होगा, लेकिन बाद में उन्होंने अपने रुख में बदलाव दिखाते हुए कहा कि वो जंग को और जटिल नहीं बनाना चाहते। इस खुलासे ने यह भी साफ कर दिया है कि एक तरफ अमेरिका पर्दे के पीछे ईरान में माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहा था, जबकि दूसरी तरफ उसके ही अधिकारी बातचीत भी कर रहे थे। उधर ट्रंप ने यह भी दावा किया है कि ईरानी सरकार ने विरोध प्रदर्शन को कुचलते हुए 40,000 से ज़्यादा लोगों को मार दिया था। हालांकि इस आंकड़े की कोई स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। इसी बीच ट्रंप ने एक और घटना का जिक्र करते हुए बताया कि एक अमेरिकी F-15 विमान का पायलट जो ईरान के अंदर गिर गया था, उसे कई दिन चले ऑपरेशन के बाद सुरक्षित निकाल लिया गया। इस दौरान अमेरिकी अधिकारियों को डर था कि पायलट का लोकेशन सिग्नल एक जाल भी हो सकता है, लेकिन ट्रंप के बयान का सबसे विवादित हिस्सा वो रहा जब उन्होंने आम ईरानी नागरिकों को लेकर बेहद सख्त और आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया और कहा कि हज़ारों लोग उस पायलट को पकड़ने के लिए तलाश कर रहे थे। इस बयान के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी आलोचना तेज़ हो गई है। कुल मिलाकर ये खुलासे इस जंग को और ज़्यादा पेचीदा और ख़तरनाक बनाते नज़र आ रहे हैं, जहां कूटनीति और गुप्त ऑपरेशन दोनों एक साथ चल रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ग्रीस की शिपिंग कंपनियां गुप्त तरीके से इजराइल तक तेल, कोयला और सैन्य सामान पहुंचा रही हैं। ये खुलासा एक कैंपेन नो हार्बर फॉर जेनोसाइड की रिपोर्ट में हुआ है, जिसमें दावा ये किया गया है कि मई 2024 से दिसंबर 2025 के बीच कम से कम 57 गुप्त ऑयल शिपमेंट्स इजराइल के पोर्ट्स तक पहुंचाए गए हैं। इन शिपमेंट्स में करीब 4.7 करोड़ बैरल तेल शामिल था, जिसे तुर्की के रास्ते भेजा गया। और ख़ास बात ये रही कि जहाज़ों ने अपने ट्रैकिंग सिस्टम यानी AIS बंद कर दिया।
और नकली डेस्टिनेशन दिखाए ताकि असली रास्ता छुपाया जा सके। ये कदम तुर्की के लगाए गए ट्रेंड एम्बार्गो का सीधा उल्लंघन माना जा रहा है। इतना ही 2025 के दौरान ग्रीक जहाज़ों ने कम से कम 13 बार हथियार और गोला बारूद भी इजराइल पहुंचाए हैं, जिसमें मशीन गन के पार्ट्स और सैन्य उपकरण शामिल थे जिन्हें एल्बिट सिस्टम्स इस्तेमाल करता है। इसके अलावा अक्टूबर 2023 से फरवरी 2026 के बीच साउथ अफ्रीका से करीब 7.5 लाख टन कोयला भी गुप्त रूप से इजराइल भेजा गया है। सैटेलाइट तस्वीरों और ट्रैकिंग डेटा से पता चला है कि ये जहाज़ भूमध्य सागर में अपने सिग्नल बंद कर देते थे और इजराइल के अश्केलॉन पोर्ट पर माल उतारने के बाद फिर से ऑनलाइन दिखाई देते थे। रिपोर्ट में किकलेट्स मैरीटाइम कॉरपोरेशन और थैनमरीज शिप्स मैनेजमेंट का नाम सामने आया है, जो ग्रीस के बड़े शिपिंग परिवारों के कंट्रोल में है। ये भी सामने आया है कि इजराइल अपनी ज़रूरत का लगभग 30% तेल बाको तिब्लिसा जहान पाइपलाइन से हासिल करता है, जिसे ब्रिटिश कंपनी BP और अज़रबैजान की सरकारी कंपनी सोकर चलाती है। यही तेल आगे चलकर इजरायली वायुसेना और सैन्य वाहनों के लिए इस्तेमाल होता है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि AIS सिस्टम बंद करना अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून के खिलाफ है और ऐसे जहाज़ों को शैडो फ्लीट कहा जाता है। उधर यूरोप और दुनिया भर में मजदूर यूनियन और एक्टिविस्ट इस सप्लाई चेन को रोकने के लिए विरोध कर रहे हैं। कई पोर्ट्स पर हड़तालें भी हुई हैं ताकि हथियार और ईंधन इजराइल तक न पहुंचा जा सके। कुल मिलाकर ये रिपोर्ट बता रही है कि जंग सिर्फ मैदान में नहीं बल्कि एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क के जरिए चल रही है, जहां कंपनियां, पार्ट्स और सरकारें मिलकर सप्लाई जारी रखते हुए हैं और लोगों को नुकसान पहुंचा रही है, जिससे संघर्ष और ज़्यादा लंबा और जटिल बनता जा रहा है।